नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले ईएसआई और ईपीएफ क्वेश्चन के बारे में। अगर आप अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है या टैक्स प्रोफेशनल है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन कौन से ईएसआई या ईपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन अगर आप एचआर के प्रोफेशन में भी हैं और उसका भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस केस में भी ईएसआई ईपीएफ एप्लीकेबल होता है, उस केस में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पीएफ क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक सेविंग फंड होती है जो कि एक्यूमुलेटेड होता रहता है, मतलब इसमें अमाउंट इकट्ठा होता रहता है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर जाता है और इस फंड को गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स जो होती हैं या गवर्नमेंट सेक्टर जो होती हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे ये फाइनेंशियली हेल्प करता है फंड। तो क्या कंपलसरी है पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करना? देखो, पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करना कंपलसरी कब होता है? जब कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री या कोई एंटरप्राइजेस जिसके पास 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होती है, तब उसको यहाँ पे ईपीएफ लगाना होता है, प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल करना होता है। जिनकी मैक्सिमम सैलरी, बेसिक जो मैक्सिमम सैलरी होती है अप टू 15,000 रुपये है प्लस डीए, उनके ऊपर ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। और जिनके पास 20 से कम एम्प्लॉय है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो वो लेना चाहे तो ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, 20 या 20 से ज़्यादा है, तो उस केस में इनको ईपीएफ एप्लीकेबल करना होगा। ईपीएफ के लिए जो बेसिक ये ग्रोस होती है वो कैसे निकालते हैं? तो 95% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिक और ग्रोस ऐसे कैलकुलेट करती है कि जो बेसिक सैलरी होती है उसमें बेसिक एरियर प्लस डीए एरियर इंक्लूड करते हैं, तो वो बेसिक निकलता है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे पीएफ कैलकुलेट होता है। पीएफ के अंदर फॉर्म 10 क्या है? तो देखो दोस्तों, जब कोई सेटलमेंट होती है या लिविंग डेट होती है, उस केस में फॉर्म 10 जनरेट होता है, जहाँ पे यूज़र सेटलमेंट डिटेल्स, यूज़र की डिटेल्स होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ईएसआई क्या है। तो दोस्तों बात करें ईएसआई, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई एक फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि मेडिकल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट ऑफर करता है इंडियन वर्कर्स को। जो लोग फैक्ट्री, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्री या एंटरप्राइजेस के अंदर काम करते हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। उनको मेडिकल बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है उनको, और प्लस उनकी फैमिली को। जो ईएसआई की हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी है पूरे देश भर में, उसके ज़रिए उनको यहाँ बेनिफिट मिलता है। ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड कब पड़ती है? कब ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है? तो देखो, वो सभी इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, शॉप, थिएटर, ये सभी इस्टेब्लिशमेंट, इनके पास अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होगी तो उनको यहाँ पे ईएसआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ईएसआई के लिए जो मैक्सिमम वेजेस की लिमिट है वो कितनी है? 21,000 तक मैक्सिमम वेजेस की लिमिट है। 21,000 तक सैलरी होगी तो उस केस में ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा। ईएसआई के लिए ग्रोस सैलरी कैसे निकालते हैं? ईएसआई के लिए जो ग्रोस सैलरी होती है, तो जो इनकम वाला पार्ट होता है, इनकम वाला जो पार्ट होगा या इनकम वाला जो कंपोनेंट होगा, वो ईएसआई के लिए ग्रोस सैलरी के रूप में कंप्यूट करा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। जितनी भी इनकम होगी, जैसे कि कन्वेंस अगर जुड़ गया और कोई बेनिफिट जुड़ गया, अलावेंस जुड़ गया, तो वो इनकम का पार्ट बन गया, तो वो ईएसआई के ग्रोस अमाउंट के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसी के बेसिस पे ईएसआई कैलकुलेट होगा। दोस्तों, फैमिली पेंशन फंड, ईपीएफ और एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम या ईपीएस क्या है ये? तो वो दोस्तों, जब एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है पीएफ के अंदर, तो वो स्प्लिट हो जाता है उसका कंट्रीब्यूशन स्प्लिट होगा, पीएफ के अंदर जाता है। ठीक है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन बाकी जितनी भी पेंशन स्कीम्स होती है उसके अंदर कंट्रीब्यूट हो जाता है। उसी को यहाँ पे फैमिली पेंशन फंड, ईपीएफ
और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम बोलते हैं। मतलब जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, कुछ पार्ट पीएफ के अंदर जाता है, बाकी कुछ पार्ट पेंशन स्कीम के अंदर चले जाते हैं। ईपीएफ मैंडेटरी है या नहीं है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई है उसको मैंडेटरी हो जाएगा ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन लेना। जिसके पास 20 से कम है उनके पास चॉइस होता है कि लेना है या नहीं लेना है, मगर जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर नहीं लेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अभी हम बात करें कि ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन रेट है वो क्या है, किस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में, एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर का। तो देखो, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो ईपीएफ के अंदर होता है सैलरी अमाउंट का 12% और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.67% ईपीएफ के अंदर होता है और 8.33% होता है ईपीएस के अंदर। ईपीएफ क्या हो गया? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और ईपीएस हो गया एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड। ठीक है, मतलब इनका भी 12% होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का स्प्लिट हो जाता है। 3.67% हो जाता है ईपीएफ के अंदर, 8.33% हो जाता है ईपीएस के अंदर। अगर इनको दोनों को जोड़ोगे तो 12% ही होता है, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% है। एम्प्लॉयर का स्प्लिट हो जाएगा, एम्प्लॉय का स्प्लिट नहीं होता। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूएएन नंबर। यूएएन नंबर क्या है? तो यूएएन नंबर हो गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। ये सभी मेंबर्स को दिया जाता है, पीएफ एप्लीकेबल है उन सभी, हर एक एम्प्लॉय का एक यूएएन नंबर होता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसके ज़रिए वो ट्रैक करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कितना अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। जब कंट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, जब पैसा निकालेंगे विड्रॉल करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। उसको यहाँ पे यूएएन नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ईएसआई के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या रेट है, किस हिसाब से एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ईएसआई के अंदर जाता है। तो ईएसआई के अंदर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 3.25% है और एम्प्लॉय का 0.75% है। टोटल कंट्रीब्यूशन ईएसआई के अंदर 4% जाता है सैलरी अमाउंट का या वेजेस अमाउंट का। पेनल्टी क्या है अगर ईएसआई या ईपीएफ के अंदर डिले पेमेंट करे? तो देखो दोस्तों, पेनल्टी जो है इसके अंदर वो 5 से 25% लगाया जा सकता है। जो भी अमाउंट पेबल होगा उसका 5 से 25% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, अगर वो हर महीने की 15 तारीख से पहले नहीं पे होता है ईएसआई या ईपीएफ। 12% का इंटरेस्ट भी लगता है पर डे का, अगर टाइमली पेमेंट नहीं होता कंट्रीब्यूट, ठीक है, ईएसआई के अंदर या ईपीएफ के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये है ईएसआई एंड ईपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।